सभी को नमस्कार और स्वागत है फिर से आपका इस श्रृंखला में जिसमें हम स्रोतसों का जो लिंकिंग है वो किस तरीके से चिकित्सा में होनी चाहिए इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा लगातार हर एक स्रोतस में प्राण व स्रोतस, अन्न व स्रोतस, उदक व स्रोतस, रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, अब हम आ रहे हैं मांस व स्रोतस में। मांस व स्रोतस में भी वही परिकल्पना का हम प्रयोग करेंगे। पहले हम हेतु, लक्षण और औषधि, इन तीन बेसिस पे ये जो मूल सिद्धांत है चरक संहिता के, चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में दिए गए त्रिसूत्रीय में हेतु, लक्षण और औषधि का एक ट्राइंगल बना के हम प्रत्येक स्रोतस को उसके अंतर्गत ले सकते हैं। इसी प्रकार से आचार्य चरक ने अपने विमान स्थान में ही बताया है। पहले हेतुओं को लिया, फिर लक्षणों को बताया और उसके बाद उसकी चिकित्सा बताई। अब हमें यह समझना चाहिए कि हेतु, लक्षण और चिकित्सा के इस सैद्धांतिक रूप में हम मानसवा स्रोतस को जब लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं, प्रैक्टिस में हमें किस तरीके से उसे समझना चाहिए और उसका उपयोग डे टू डे लाइफ में कैसे करना है और उनका वैलिडेशन, मतलब कि संहिताओं में उनके रेफरेंस कहाँ हैं जिसके आधार पे हम अपनी चिकित्सा को स्टेप बाय स्टेप शुरू करें, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। मानसवा स्रोतस में जब हमने देखा तो चरक विमान स्थान अध्याय 5 में बड़ी आसानी से उन्होंने लिख दिया कि अभिसंधि आहार लेने से, स्थूल आहार लेने से, गुरु आहार लेने से और दिन में भोजन करने के बाद सोने से मूलतः मानसवा स्रोतस दुष्ट हो जाता है। ये शब्द तो बड़े आसान लगते हैं, अभिसंध आहार लेना, स्थूल लेना, गुरु लेना और दिन के भोजन के बाद सो जाना, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है और इन सब शब्दों को आप अच्छे से समझें, उनका उपयोग आप करें तो आपको काफ़ी लाभ होगा। अभिसंधि आहार, ये बड़ा आसान सा शब्द लगता है और ग्रंथों में अनेक बार आता है कि अभिसंध आहार लेने से मेदवा स्रोतस भी दुष्ट होता है, अभिसंध आहार लेने से मज्जावा स्रोतस भी दुष्ट होता है। लेकिन है क्या अभिसंधि आहार? डे टू डे लाइफ में हम कौन सी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो अभिसंधि आहार की कैटेगरी में आती हैं? जैसे एग्जाम्पल है दही का। ऐसे जो आहार हैं जो अभिसंध क्रिएट करते हैं, यानी कि वहाँ जितने भी स्रोतस की जो चैनल्स हैं वहाँ ओवर सिक्रीशन क्रिएट करते हैं, उन सभी चीज़ों को अभिसंध कहना चाहिए। जो भी स्रोतसों पर ब्लॉकेजेस की कंडीशन ले आए अपने ओवर सिक्रीशन से, जैसे कि एक दरवाज़ा है, वहाँ पर अगर हम ओवर सिक्रीशन कर दें और उस दरवाजे को बंद कर दें तो उस स्रोतस में ब्लॉकेज की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और उस ब्लॉकेज के कारण उसमें अनेक लक्षण रूपी व्याधियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दही का बहुत ज़्यादा इंटेक करना इसमें से एक एग्जाम्पल बड़ा है। भारत में बहुत सारे लोग अनेक कारणों से दही का सेवन करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि ये बहुत पौष्टिक है। मॉडर्न साइंसेस इसका बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं और कहती भी हैं कि आप दही का सेवन करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आप चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में आएगा, आपको समझ में आएगा कि उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास तक्र का है, बटर मिल्क का है। अगर उसे हम लेते हैं तो अभिसंधन भी नहीं क्रिएट होगा और हमें रोचकता और साथ साथ में उस जगह पे किसी भी स्रोत में बिना ब्लॉक करे उन लक्षणों में प्राप्ति होगी जिसका मॉडर्न साइंस सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन हमें लगातार तक्र का सहयोग लेकर इस अभिसंध आहार से दूर रहना चाहिए, जो कि मांसवा स्रोतस को ब्लॉक करता है, मज्जावा स्रोतस को ब्लॉक करता है और अनेक डिजीज में हमें लैंड अप करता है। तो वी शुड फर्स्टली अवॉइड द अभिसंध आहार। अभिसंध आहार के कुछ लक्षण पनीर में भी प्राप्त होते हैं। जिस तरीके से हमारे क्विजीन फॉर्मेशन है जिसमें दही का सहयोग करते हुए हम मैरिनेशन में प्रयोग करते हैं, वो भी एक अभिसंध आहार का रूप है। जो पैक्ड फूड मटेरियल ग्राम्य आहार का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास अभिसंध का एक सेगमेंट है। बहुत ज़्यादा मेयोनीज सॉस का सेवन करना, बहुत ज़्यादा मैदे का प्रयोग करना, उस मैदे के प्रयोग के साथ जैसे कि ब्रेड स्लाइसेस में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मेयोनीज लगा के लोग सैंडविचेस बनाते हैं और घर में इसका इस्तेमाल करते हैं। पिज़्ज़ा का इंटेक करते हैं, एक्सेसिव चीज़ का इंटेक करते हैं और ऐसी चीज़ का इंटेक करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लुब्रिकेटिंग लेवल से जाकर अभिसंध क्रिएट भी करती है। ज़्यादातर अगर आप उपमा प्रमाण से देखें, जो चीज़ें आपको बाहर जैसी दिखती हैं वो आपके शरीर में भी वही इफ़ेक्ट डालेंगी और उन इफ़ेक्ट्स के कारण आपको डेफिनेटली एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो कि मांसवा स्रोतस दृष्टि के रूप में और मज्जावा स्रोतस दृष्टि के रूप में आपके सामने दिखेगी।
अब दूसरा सेगमेंट है स्थूल भोजन। अब ये स्थूल भोजन का मतलब क्या है? स्थूल ये भोजन में नहीं है, गुरु ये भोजन में है। जो स्थूलता से यानी कि बड़े रूप से, स्थूल रूप से या बड़े रूप से, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, विशालकाय, और गुरु का मतलब होता है देर से पचने वाला भोजन। जो देर से पचने वाला भोजन है उनमें हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जरण शक्ति कैसी है और हम कितनी कैपेसिटी से चीज़ें खा सकते हैं। लगातार लोग की डाइट में अगर आप देखें तो लोग पनीर का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं वेजिटेरियंस में, और नॉन वेजिटेरियन कंडीशन में लोग का नॉन वेज इंटेक बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत देरी से पचता है। अगर हम देखें तो गुरु आहार का वर्णन चरक ने मात्राशिति अध्याय में कहा है, जहाँ पर लगातार उन्होंने उड़द का सेवन करने से मना किया है। साउथ इंडियन फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जिसमें उड़द का इंटेक वो बहुत करते हैं मेदू वड़ा के फॉर्मेट में। उड़द दाल से बने हुए दही वड़ा का इंटेक बहुत लोग करते हैं, जो कॉम्बिनेशन है अभिषंद का और साथ ही साथ गुरु का। सो डेफिनेटली दही वड़े का इंटेक अगर आपका लाइफ में ज़्यादा है तो उन चीज़ों को आप समझें कि ये गुरु और अभिषंद का कॉम्बिनेशन है, तो ये डेफिनेटली आपको मांसवस ओतस दुष्टि के लक्षणों तक पहुंचाएगा, और उन चैनल्स को ब्लॉक करके आपको मांस से लेके उत्तर धातुओं तक की गामित्व में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब हम चिकित्सा करते हैं तो हम इन सेगमेंट्स को बहुत बार सोचते हैं कि एक्चुअली ये जो लक्षण के साथ पेशेंट आया है उसका मेन कारण क्या है। जब हम हेतुओं को अवॉइड करते हैं तभी हम अपनी चिकित्सा में अच्छे रिजल्ट नहीं पा पाते, लेकिन अगर हम हेतुओं के साथ उन लक्षणों को क्लब करें तो डेफिनेटली हमको इस पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब उसके आगे हम जाते हैं, लिखा हुआ है भुक्ता, उन्होंने बोला है भुक्तवा च स्वपताम दिवा। आपको चरक विमान स्थान अध्याय 5 बार बार इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर किसी अन्य ऋतु में दिन के टाइम पे अगर आप लगातार सोते हैं खाना खाने के बाद, जो कि अगर आप रूटीन में भारतवर्ष में अगर आप हिस्ट्री पूछें पेशेंट की, तो जो लोग नॉन वर्किंग हैं मतलब या फिर हाउस होल्ड वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उनमें खाना खाने के बाद मधुर अवस्था पाक जैसे क्रिएट होती है वैसे लोगों को बहुत नींद आती है, और वो भोजन के तुरंत बाद सोने की ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। उन प्रैक्टिस के कारण उनका मांसवस ओतस डेफिनेटली ब्लॉक होता है और उत्तर धातुओं में भी दुष्टि क्रिएट होने लगती है। और उसके कारण हमने कई बार पेशेंट जब मेरे पास मल्टीनोड्यूलर गॉइटर के लिए आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो पेशेंट ऐसे कंडीशन में है जहाँ ब्लॉकेजेस मिल रहे हैं स्रोतसों में, उनमें लगातार हिस्ट्री भुक्तवा च स्वप्तम दिवा, मतलब कि दिन में सोने की कंडीशन लगातार भोजन के बाद प्राप्त होती है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको निदान परिवर्जन के रूप में पहले ही स्टॉप करना चाहिए। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि आपको भोजन के बाद तुरंत नहीं सोना है, रादर ग्रीष्म ऋतु के अलावा किसी भी ऋतु में नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप पंचकम करते हैं तब भी उसके बाद इसका निषेध है। मांसवस ओतसों में तो ये हेतु के रूप में ही आ जाता है, और हमारी ऋतुचर्या और दिनचर्या में भी कैसे भी रेफरेंसेस नहीं है। सिर्फ ग्रीष्म ऋतुचर्या में ऐसा रेफरेंस आता है कि दिन में आप सो सकते हैं, उसमें भी कहीं ये नहीं कहा है कि भोजन करने के तुरंत बाद आप सोएं। सो इन चीज़ों को अच्छे से हमें ध्यान में रखना है कि भोजन के बाद अगर आप सो रहे हैं और पेशेंट अगर आपका सो रहा है तो डेफिनेटली वो मांसवस ओतस के दुष्टि के लक्षणों को क्रिएट करता हुआ आपको मिलेगा। तो इन चारों सेगमेंट को अच्छे से ध्यान रखें। अभिषंद की एक लिस्ट बनाना है तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 में जाइए। भोजन के जितने भी लिस्टिंग है उसमें आपको अभिषंद का लिस्ट मिलेगी। ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने बताई, सैंडविचेस का इंटेक करना, बहुत ज़्यादा चीज़ का इंटेक करना, बहुत ज़्यादा दही का इंटेक करना, दही मैरिनेशन का यूज़ करना, भोजन को अत्यधिक रिच बनाने के लिए दही या फिर मलाई का एक्सेसिव इस्तेमाल करना, ये सब अभिषंदन क्रिएट करता है। और ये अभिषंदन क्रिएट करना और एक मांसवस ओतस की दुष्टि तो डेफिनेटली क्रिएट करता है और उत्तर धातुओं को भी वीक करता है, जिसके कारण ब्लॉकेजेस की सिचुएशन हर लेवल पे प्राप्त होती है। इन हेतुओं को डेफिनेटली हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आती है लक्षणों की बारी। चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में हम वापस जाते हैं और इन लक्षणों को देखते हैं कि मांस प्रदोषज जो विकार हैं वही मांसवस ओतस दुष्टि के लक्षण भी हैं, जिसमें पहला लक्षण आता है अधिमांस और दूसरा एक बड़ा नाम आता है अर्बुद। अधिमांस का मतलब होता है जहां पर मांस जितना होना चाहिए उससे भी अधिक मात्रा में अगर मांस ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो भी उसे समझना चाहिए। एक जो अधिकार है जो अष्टांग हृदय से हमें सपोर्टिवली मिलता है, जो चरक से ज़्यादा इजी फॉर्मेट में अष्टांग हृदय में मेंशन है,
जो कि है मांस धातु के कर्म क्या है। मांस धातु का कर्म जो अगर हम देखते हैं तो रस धातु का कर्म है प्रीणन करना, रक्त धातु का है जीवन देना, और मांस धातु का है लेपन करना। जहां पर भी जितनी क्वांटिटी में हमें लेपन यानी कि सपोर्ट की आवश्यकता है, यानी कि कवरिंग की आवश्यकता है, लाइक मेम्ब्रेन की आवश्यकता है, उसी मेम्ब्रेनस सिचुएशन से ज़्यादा अगर क्वांटिटी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस बढ़ता है तो वो हमारे लिए अधिमांस की सिचुएशन क्रिएट करता है। और ये जो अधिमांस की कंडीशन है वो हमें मल्टीपल लेवल पे दिखती है। मल्टीनोड्यूलर गॉइटर में भी अधिमांस जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, स्वेलिंग क्रिएट होती है जो कि अननेसेसरी जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ पर भी ऐसी स्वेलिंग क्रिएट होना जो कि कैप्सुलेटेड नहीं हो, तब वो अधिमांस की सिचुएशन बनती हैं। जब वो कैप्सुलेटेड हो जाती हैं तो वो अर्बुद बनती हैं, और अर्बुद के अन्य अन्य प्रकार बताए गए हैं जिसे कि हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के कंडीशन में लेते हैं। जितने भी बेनाइन ट्यूमर्स की सिचुएशंस हैं वो अर्बुद की अवस्था में आती हैं, उसमें ही उनकी ही कंडीशन कई बार मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होती है जब हम वातज हेतुओं का सेवन ज़्यादा करते हैं या त्रिदोषज हेतुओं का सेवन निरंतर करते रहते हैं, तो वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए कि अर्बुद की जो अवस्था क्रिएट हो रही है वो इनमें से अभिषंद आहार लेने से, स्थूला गुरु और दिन में सोने के बाद, भोजन के बाद दिन में सोने से तो नहीं क्रिएट हो रही। तो हमें हेतुओं का निरंतर अभ्यास होना चाहिए और उन हेतुओं को लगातार क्लब करना चाहिए हमारे लक्षणों के साथ। मांस कीलम, गल शालुक, गलशुंडिका, पूती मांस, अलजी, गंड, गंडमाला, उपजीविका। ज्यादातर लक्षणों को आप देखें तो ऊर्ध्व जत्रुगत की अवस्थाओं में यहाँ पर मूलतः गले से ऊपर के हिस्सों में ये लक्षण ज्यादातर आए हैं। पूती मांस की अवस्था कहीं पर भी हो सकती है। पूती का मतलब होता है दुर्गंध युक्त मांस की प्राप्ति होना, वो कहीं पर भी क्रिएट हो सकता है, और वो लक्षण हमारी बॉडी के में मांस व सोतस दुष्टि के कारण क्रिएट होते हैं, जिसमें कि दुष्टियां जो हैं वो 4 प्रकार से हो सकती हैं। जब हम चरक विमानस्थान अध्याय 5 में जाते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है कि एक्चुअली स्रोतसों की दृष्टियां किस किस प्रकार से होती हैं। तो हमें ये अच्छे से कंसंट्रेट करना चाहिए कि स्रोतस एक प्रकार से दुष्ट नहीं होता। स्रोतसों के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जब हम देखते हैं तो चरक विमानस्थान अध्याय 5 श्लोक नंबर 22 में आप देखेंगे तो वहाँ बहुत आसान शब्दों में लिखा है, आहारश्च विहारश्च स्याद गुण दोष गुणे समः। जो दोष के जो गुण हैं उनके समान चीज़ों के से लिए गए आहार और विहार। दोष हमारी बॉडी में दुष्टि क्रिएट करते हैं और उन दुष्टियों के लिए जो आधार बनता है वो है हमारी धातु, और उन धातुओं में जो दुष्टि के कारक दोष हैं, मतलब कि वातज, पित्तज और कवच, इनसे मिलने वाले आहार और विहार का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके उस स्थान के जो स्रोतस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं या फिर अन्य अन्य रूप से दुष्ट होते हैं। अब वो दुष्ट होने के जब दो दुष्ट हो जाते हैं तो कैसे कैसे दुष्ट होते हैं, या फिर वो अति प्रवृत्ति करते हैं, एक्सेसिव सिक्रीशन उनके स्रोतसों से होने लगता है, या संग हो जाता है, या अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट होती है, या सिराणाम ग्रंथि मतलब अगेन अवरोधात्मक संप्राप्ति और ग्रंथियां क्रिएट होने लग जाती हैं, या विमार्गमन क्रिएट होने लगता है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे उनके सिक्रीशन डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से पूती मांस की अवस्था जो है वो विमार्गमन कृत है और अति प्रवृत्तिकृत है। उसके विपरीत जो सिरणाम ग्रंथि और जो संघ की अवस्था है वो हमें अधिमांस की अवस्था में प्राप्त होती है, अर्बुद की अवस्था में प्राप्त होती है, मांसकील की अवस्था में प्राप्त होती है, गलशालुक में प्राप्त होती है, गलशुंडिका में प्राप्त होती है। गलशालुक, गलशुंडिका ये जो अवस्थाएं हैं इनमें ज़्यादातर पेशेंट एडेनोइटिस के जो हमारे सामने आते हैं बच्चों में, और गलशुंडिका के जो पेशेंट हैं वो हमारे सामने लगातार रहते हैं और हम उन्हें डायग्नोस नहीं कर पाते। कई बार एडेनोइटिस के जो पेशेंट हैं उनमें हमें हमेशा बच्चे की हिस्ट्री पूछनी चाहिए, कहीं उसे सुबह उठ के कहीं दूध केले का सेवन बहुत ज़्यादा तो नहीं कराया जा रहा है, या केला जो है उसको सुबह सुबह तो नहीं दिया जा रहा जैसे ही वो उठता है, या ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा अभिषंद हों, जिसमें कि मेयोनीज से मिली हुई सैंडविच का इंटेक बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं है। ज़्यादातर बच्चों में जो ये सिचुएशन क्रिएट होती हैं उनमें हमें उसकी डाइट हिस्ट्री ज़रूर पूछनी चाहिए, स्कूल में उन्हें क्या खिलाया जा रहा है, एक तो वो बात, और साथ ही साथ हमारे ब्रेकफास्ट में किस तरीके की चीज़ों का ज़्यादा इंटेक है। जैसे कि आप देखें तो पैक्ड फूड मटेरियल का एक्सेसिव इंटेक होता है, जैसे कि आप देखें तो चॉकलेट सॉसेस का यूज़ होता है, उसी तरीके से वाइट सॉसेस का यूज़ होता है,
पास्ता का यूज होता है, मैगी का यूज होता है, ये सब अभिसंधन क्रिएट करने वाले जो आहार हैं उनका एक्सेसिव इनटेक जो हम करते हैं उनके कारण मांसवासोतस और उत्तर उत्तर धातु खराब होती हैं। और उनमें भी अति प्रवृत्ति, संग, सिरानाम ग्रंथि और जो है विमार्गमन, ऐसी चारों प्रकार से संप्राप्तियां क्रिएट होती हैं और उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। ये तो हमें लक्षणों को समझने की बात हुई, लेकिन लक्षणों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांसवासोतस में है जो है उसकी चिकित्सा। चिकित्सा को समझाते समय चरकाचार्य कहते हैं बड़ी आसानी से कि इसमें चिकित्सा करें कैसे, जिसमें लिखा है चरक सूत्र स्तन अध्याय 28 श्लोक नंबर 26 पे जब आप जाएंगे तो बड़े इजी फॉर्मेट में उसमें बताया हुआ है कि करना क्या है ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में लिखा है कि इसमें संशुद्धि करें। संशुद्धि करें का मतलब क्या है? संशुद्धि का मतलब होता है कि चारों प्रकार के शोधनों का इसमें इस्तेमाल करें, जिसमें कि वमन, विरेचन, निरूबस्ती और शिरोविरेचन आता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि वमन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, तो इसके रेफरेंस वैलिडेट करने के लिए आपको चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2 में जब आप जाएंगे तो वमन के जो योग्य पुरुष हैं उसमें आपको ये सारी मांसवासोतस की जो लक्षण है वो सभी उसमें इंडिकेटेड कंडीशन में आते हैं। इसका मतलब है वो अवरोधात्मक संप्राप्ति है, कफ का प्रादुर्भाव हुआ है और कफ के ही स्थान में है। इन कफ के स्थान में आपको वमन के लिए उसे प्लेस करना है। सबसे पहले देखना है कि उस व्यक्ति का बल कैसा है, और अगर बल अच्छा लग रहा है आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तो आप उसको डेफिनेटली वमन के लिए इजीली प्लेस करें। वमन की जो मेथोडोलॉजी है वो चरक कल्पस्थान अध्याय 1 में दी गई है कि किस तरीके से वमन कंडक्ट कराना है आपको। उसके लिए जो सहयोगी द्रव्य हैं उनका रेफरेंस चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 में आया है कि वमन के लिए क्या प्रयोग करें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मदन फल श्रेष्ठ है, ये तो अच्छी बात है, ये सोचना ही चाहिए क्योंकि ऐसा चरक ने भी बताया है, लेकिन हमें यष्टि मधु से भी आसानी से अगर आप बच्चों की कंडीशन में वमन कराना चाहें जो कि 16 साल से ऊपर हैं और इन कंडीशन से पीड़ित हैं तो आप आसानी से उसमें करा सकते हैं। ज़्यादातर जो आने वाले पेशेंट हैं गलशुंडिका के, अधिमांस के, पूती मांस के, ये पेशेंट हमारे सामने ज़्यादा आते हैं। कई बार पूती मांस की कंडीशन के कारण जो पैरों में ऐसे सिचुएशन लेके आते हैं कि उसमें कुछ कारणों से जो लगातार आपने हेतु देखे जिसमें कि अभिसंधन हेतु बहुत ज़्यादा है, उनके कारण पैरों में नेक्रोसिस से सिचुएशन तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा पैर में गलन की सिचुएशन के साथ पेशेंट आते हैं और उसमें हम कहने लगते हैं कि यहाँ ब्लड सप्लाई वीक हो रहा है। वीक होने का कारण क्या है? उस वीकनेस का कारण है कि वहाँ के चैनल ब्लॉकेजेस होना, जो त्वचा उसका मूल स्थान बताया गया है मांसवासोतस का, वहाँ पर ही सिक्रीशन का लॉस होने लगता है, अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट होती है और हम उसका नाम दूसरे रूप से लेते हैं। जबकि हमें समझना चाहिए कि मांसवासोतस के ब्लॉकिंग का कारण अभिसंध आहार लेना और गुरु आहार लेने के कारण ये क्रिएट हुआ, जिसके कारण अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट हुई और वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा वीक पड़ी और पूती मांस की कंडीशन क्रिएट हुई। इन दैट नेक्रोटिक सिचुएशन वी मस्ट गो फॉर द बस्ती फर्स्ट, कि हमें वहाँ पर वात का जो अवरोध क्रिएट हुआ है उसे ठीक करें और उस बस्ती के बाद वहाँ पर जो चिकित्सा आई है कि क्षार का लेपन करवाना भी चिकित्सा आई है, अग्निकर्म की भी चिकित्सा आई है, उनका प्रयोग करें। देखिए अभी आप चिकित्सा देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा। अधिमांस की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें आप शिरोविरेचन नामक शुद्धि का प्रयोग करें। रेफरेंस वहीं पर है चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 में, उसमें शिरोविरेचन में उपयोगी द्रव्यों के बारे में आया है और नस्य का प्रयोग करना हमारे लिए ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन दोनों रेफरेंसेस को बेस बनाकर हमें जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत विकार हैं जहां पर मांसवासोतस आपको दुष्ट लगता है इंक्लूडिंग एडेनोइटिस, आपको नस्य बेझिझक स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथाधार भी आपको यही बार बार इंडिकेट कर रहा है कि वी मस्ट गो फॉर द शुद्धि फर्स्ट। और शुद्धि में शिरोविरेचन आपके लिए उपयोगी द्रव्य है, जिसमें विडंग का तेल भी यूज़ करते हैं, अपमाक तंडुल का भी प्रयोग करते हैं। बड़े आसान चीज़ें हैं, आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। और शोधन के रूप में आपको नस्य में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सरसप तेल का नस्य आप शुरू कर सकते हैं, और सरसों के तेल से ज़्यादा बहुत आसान मिलने वाला द्रव्य मुझे नहीं लगता कोई है। हम बड़ी आसानी से सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हुए इन अवस्थाओं में मांसवासोतस में शिरोविरेचन का लाभ ले सकते हैं। विरेचन के लिए भी आपको यहाँ पर थोड़े तीक्ष्ण विरेचन के द्रव्यों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ सुख विरेचन और मृदु विरेचन के द्रव्यों से ज़्यादा फंक्शनिंग में नहीं आएंगे, आपको तीक्ष्ण विरेचन जैसे सप्तला है, शंकनी है, इनका प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। दंती द्रवंती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इवन आप विरेचन के लिए दंत्यासव का प्रयोग भी कर सकते हैं,
कि नित्य विरेचन भी हो और तीक्ष्ण विरेचन भी हो। विरेचन से संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, उनका आप डेफिनेटली इसमें लाभ लें। जो चौथा प्रकार है कि बस्तियों में शोधन बस्तियां कहाँ पर हैं, तो शोधन बस्तियों का रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो आपको यापन के रूप में भी बताया है चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 में, और चरक सिद्धि स्थान अध्याय 3 में बड़ा आसान सा एरण्य मूलादि निरु का प्रयोग करता है। एरण्य मूलादि निरु अच्छे से शोधन का लाभ देती है। कंटेंट भी बड़े आसान है, आपको एरण्य मूल के बेस से इसको यूज करना है कषाय द्रव्यों में, और इतनी आसान बस्तियों के माध्यम से आप मानसवा स्रोतस में अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब इसमें स्रोतसों की दृष्टि ऊर्ध्व जत्रुगत एरिया में होगी, मतलब कि बिलो द अबव द क्लेविकल होगी, तब आपको नस्य का ज्यादा प्रयोग और वमन का ज्यादा प्रयोग करना है। जब वो अधोग एरिया में होंगी और आपको अधिमांस के लक्षण, पूतिमांस के लक्षण लोअर सेगमेंट में मिलेंगे, तब आपको विरेचन का प्रयोग और बस्ती का प्रयोग ज्यादा करना है। ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि कब विरेचन और बस्ती को लाएं और कब आपको वमन और शिरोविरेचन का उपयोग ज्यादा करना है। गलशुंडी, गलशालुक, इन अवस्थाओं में आप शिरोविरेचन और वमन का प्रयोग ज्यादा करें, और अर्बुद की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली संशोधन अगर आपको करना है, तो अगर वो ऊर्ध्व जत्रुगत के अलावा नीचे एरिया में है, तब आप डेफिनेटली बस्तियों का और विरेचन का प्रयोग कर सकते हैं। बस्ती और विरेचन शरीर के बल और मानसिक बल को देखकर ही आपको क्रिएट करना है। बस्तियों में भी अगर आप तीक्ष्ण बस्तियों का इस्तेमाल करें, गोमूत्र बस्तियों का इस्तेमाल करें, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और मानसवा स्रोतस में हमें ज़्यादातर लेखन द्रव्य का प्रयोग करते हुए, जैसे त्रिफला है, गोमूत्र है, इनका इस्तेमाल करने वाली बस्तियों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इनके रेफरेंस चरक सिद्धि स्थान अध्याय 3, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 8, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। अर्बुद जो कि बेनाइन ट्यूमर की सिचुएशन है, उनमें भी लगातार संशोधन को प्रयोग करना जरूरी रहता है। बेनाइन सिचुएशंस में हमें जो मानसवा स्रोतस अवरोध की संप्राप्ति क्रिएट हो रही है, उसमें डायरेक्टली संशोधन से ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। वहां पर मैं अपनी प्रैक्टिस में तो क्षार और अग्नि का ज़्यादा प्रयोग नहीं करता बेनाइन ट्यूमर्स की कंडीशन में, जबकि गलशुंडिका में अग्निकर्म का हम डेफिनेटली प्रयोग करते हैं। साथ उसके पहले लेकिन हम शिरोविरेचन और वमन को जनरली डिज़ाइन करते हैं कि वैसा पेशेंट रहे कि हम पहले वमन प्लेस करते हैं, फिर उसका शिरोविरेचन देते हैं, और उसके बाद हम अग्निकर्म का प्रयोग करते हैं। कई बार पूतिमांस की अवस्था में प्रतिसारणी क्षार का प्रयोग करके, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ प्रतिसारण क्षार, जो कि डायरेक्टली इंडिकेटेड है। अगर आप चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 का 26 नंबर श्लोक देखेंगे, तो आपको मानसवा स्रोतस की जो चिकित्सा है वहां पर क्षार का प्रयोग करने के लिए डायरेक्टली इंडिकेशन है। आप क्षार का आसानी से प्रयोग कैसे करें, तो प्रतिसारणी रूप से आप कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरनल उसे देना है, तो कई लोगों का मैंने सुना है, और ये ग्रंथ का भी अधिकार है, कि आपको अर्बुद अवस्थाओं में भी इंटरनल जो पानी क्षार है उनका इस्तेमाल करके आप अर्बुद अवस्था में भी लाभ ले सकते हैं। जो मुख प्रदेशी अर्बुद क्रिएट होते हैं, गल प्रदेशी अर्बुद क्रिएट होते हैं, उसमें आभ्यंतर और पानी क्षारों का भी प्रयोग ज़्यादातर यूज होता है। तो जो चिकित्सा स्वरूप है उससे हमें बहुत क्लियर हुआ कि वहां पर संशुद्धि का प्रयास करें, क्षार का प्रयोग करें और अग्नि का प्रयोग करें। अंत में एक और इंडिकेशन है जो कि लगातार आपको बोलता है कि शस्त्र का प्रयोग आपको, जब इन अवस्थाओं से आपको चिकित्सा ना मिले, तब आपको यू शुड डेफिनेटली रिफर द पेशेंट टू द फॉर द सर्जिकल केयर। और आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि ये खुद इंडिकेशन चरक संहिता आपको कर रही है कि मांसवा स्रोतस की ऐसी अवस्थाओं में जहां पर क्षार, अग्नि और संशोधन के बाद भी लाभ ना हो रहा हो, तो आप डेफिनेटली उस पेशेंट को शस्त्रक्रिया के लिए भेजें। ये इंडिकेशन करना, पेशेंट को रेफर करना, पेशेंट को समझाना, पेशेंट को काउंसिल करना भी वैद्य का धर्म है। इन माध्यम से आप मानसवा स्रोतस में लाभ ले सकते हैं। ये छोटा सा टाइम है, इसीलिए हम मानसवा स्रोतस को काफ़ी एलेबोरेट करके नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के बेस से आप कैसे शास्त्रों को यूज़ करना है और शास्त्र का बेस बनाकर आप चिकित्सा में कैसे लाभ ले सकते हैं, इन चीज़ों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर पाया हूँ। तो इसके आगे अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आपके मैसेज के रूप में दें, तो उसमें हम ज़रूर मैसेज का रिप्लाई करके इसमें आंसर कर पाएंगे।
और डेफिनेटली ग्रंथ के जो रेफरेंसेस हैं उनके माध्यम से ही मैं आपको उत्तर दूंगा, जिसमें कि एक वैलिडेशन आंसर रहता है और आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि ग्रंथ में इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, इसके माध्यम से ही हम उसकी चिकित्सा का स्वरूप यूज कर रहे हैं। जब भी आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें, अगर आपको ग्रंथाधार अगर आपके सामने है तो आपको डेफिनेटली वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। शस्त्र का कैसे यूज करना है, क्षार का कैसे यूज करना है, संशोधन का कैसे लाभ लेना है, संशोधन में कहाँ पर अधिमांस के इंडिकेशन आए हैं, तो हम चरक सिद्धि स्थान में डेफिनेटली जाएं। चरक सिद्धि स्थान अध्याय 2 में देखें कि वमन के इंडिकेशन में अधिमांस उसका लक्षण है, तो हमको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, इन लक्षणों में हम वमन प्रक्रिया इसलिए प्लेस कर रहे हैं क्योंकि ये उसके इंडिकेशन में आया है। और उसका करने का जो प्रक्रिया है वो भी हम ग्रंथ से लें। जनरली जो आयुर्वेद प्रैक्टिस सभी लोग सीख रहे हैं वो नॉन कन्वेंशनल मेथड से सीखते हैं, उसे डायरेक्टली कैसे यूज करना चाहिए, अगर आप ग्रंथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ और एक कॉन्फिडेंस रहेगा।